हार्डवेयर, और जिनको हम नहीं छू सकते वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद कल हमने बोला था कंप्यूटर के हार्डवेयर में क्या क्या होता है, कल बात हो रही थी क्या क्या होता है कंप्यूटर के। अगर मैं आपसे बोलूं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर में क्या होता है, तो आप कहो सर कंप्यूटर को इनपुट तो चाहिए, और इनपुट ग्रहण करने के लिए उसके पास क्या होगा, इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर को कोई इनपुट तो चाहिए ना, प्रोसेस किसकी करेगा, इनपुट चाहिए। तो इनपुट ग्रहण करने के लिए उसके पास जितनी भी डिवाइस होंगी उन्हें क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। ठीक है, चलो इसका जो भी उसने इनपुट लिया है उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, तो उसको प्रोसेसर चाहिए, जिसको अपन लिख देते हैं अभी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्या देगा, आउटपुट। तो आउटपुट को दिखाने के लिए जितनी डिवाइस होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसके बाद हमें स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, मेमोरी। मेमोरी कितने तरह की होती हैं, दो, एक को क्या बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, द्वितीयक। ऐसी था द्वितीयक। अब हमारे सिलेबस में जो द्वितीयक मेमोरी है उसके लिए एक शब्द यूज किया है, स्टोरेज डिवाइस। देखो लिखा है सिलेबस में, पेपर 3 पार्ट बी यूनिट 2, और वहां एक शब्द लिखा है स्टोरेज डिवाइस। पेपर 3 पार्ट बी यूनिट 2। ठीक है, मेरी हर क्लास में तुम्हें सिलेबस यहाँ से वहाँ पलटना ही पड़ेगा। एक महीने में तो सिलेबस ऐसा रट जाएगा, यही तो इसी से सिलेक्शन होना, प्री का सिलेबस इसमें, मेंस का इसमें। तो उसमें लिखा है स्टोरेज डिवाइस। हाँ, मतलब पीएससी ने प्राथमिक मेमोरी को मेमोरी बोला है और द्वितीयक मेमोरी को उसने स्टोरेज डिवाइस बोला। बात समझ में आ रही। तो जो पीएससी ने स्टोरेज डिवाइस लिखा है वो द्वितीयक मेमोरी के लिए लिखा। वो ध्यान है, गोडाउन जूते की दुकान का, याद आ रहा है, वो गोडाउन को इन्होंने स्टोरेज बोला है कि भाई वहाँ तो सब स्टोर होता है। अब एक चीज़ समझो, अब जो किताबें हैं उनमें जो शब्द लिखे जाते हैं वो अंग्रेजी के। स्टोरेज कैसा शब्द है, हिंदी या इंग्लिश, इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको संग्रहण बोलते हैं। और डिवाइस मतलब उपकरण। आपके सिलेबस में क्या लिखा, उपकरण की डिवाइस, डिवाइस। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो हिंदी है वो राजभाषा विभाग के हिसाब से चलती है। एक विभाग है हमारा राजभाषा, और ये विभाग हमारे गृह मंत्रालय में आता है। तो हिंदी को राजभाषा विभाग समझता है क्योंकि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। किसी भी भाषा को राष्ट्र की भाषा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि साउथ में, दक्षिण में तो हिंदी किसी को आती भी नहीं। तो जब हिंदी नहीं आती तो वो हिंदी पूरे राष्ट्र की भाषा हो कैसे सकती है। इसलिए हमने हिंदी को राजभाषा रखा, मतलब काम काज करने की भाषा। राज मतलब राजपाट चलाने की भाषा। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, इसलिए राजभाषा विभाग मतलब हिंदी का विभाग। और राजभाषा विभाग किस मंत्रालय में आता है, गृह मंत्रालय में। अमित शाह जी का नाम सुना है, मोटा भाई भाजपा के। पॉलिटी है कि नहीं तुम्हारे सिलेबस में, पॉलिटी वो अच्छी खासी पॉलिटी है, सब समझना है, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ऐसी नहीं कि राजनीति करने लो, हिसाब से कि पॉलिटी समझ में आ जाए। तो जो मोटा भाई है वो गृह मंत्री हैं, उनके अंडर में हिंदी आती है, राजभाषा विभाग। तो उनके जो निर्देश हैं, राजभाषा विभाग के निर्देश यह है कि इंग्लिश में कोई भी शब्द है तो उसको ज्यों का त्यों पढ़ना है, उसको हिंदी में अनुवाद नहीं करना। तो जैसे इंग्लिश में स्टोरेज डिवाइस पढ़ा तो हिंदी में भी क्या पढ़ोगे, स्टोरेज डिवाइस। इसलिए जब पुरानी एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी देखोगे तो बहुत अंतर है। जब आप पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो वहाँ मिलेगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इस तरह वायुमंडल की परतें मिलेगी। पर नई एनसीईआरटी देखोगे तो ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो नई एनसीईआरटी देखोगे बदल ही गया कुछ और। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब वो भी चाहते हैं कि फालतू का अनुवाद ना पढ़ो, जो चीज़ें अंग्रेज लोग ढूंढ रहे हैं, तो जिन चीज़ों की खोज अंग्रेजों ने की है उसका हिंदी में अनुवाद करना है कि ज्यों कहते हो इंग्लिश में पढ़ना है, अनुवाद नहीं करना। ये चीज़ समझ पा रहे हो। स्टोरेज डिवाइस को संग्रहण उपकरण नहीं पढ़ना, सीधे क्या लिखना है, स्टोरेज। इससे क्या होगा, दोनों जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो, चलो, तो ये सब क्या है, हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के वो सभी उपकरण जिनको छू और देख सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत इनपुट डिवाइस, सीपीयू,
आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस आती है, क्योंकि द्वितीयक मेमोरी को पीएससी ने अलग नाम ही दे दिया। तो प्राथमिक मेमोरी को क्या बोल दिया इन्होंने, सीधे मेमोरी, और द्वितीयक मेमोरी को क्या बोल दिया, स्टोरेज डिवाइस। बात समझ में आ गई? यहां तक सबको समझ में आ गई? अब हमें आज पढ़ना है, अच्छा अभी कंप्यूटर के लक्षण वगैरह, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो ऐसे नहीं, सिलेबस में सबसे पहले क्या लिखा, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, मेमोरी लिखा, और उसके बाद नहीं, सबसे कंप्यूटर वाले चैप्टर में सबसे ऊपर क्या लिखा है, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर की विशेषता है। तो अपन इसको यहां से शुरू करेंगे ना। तो कल तो मैं समझा रहा था कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये समझ लिए। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर के प्रकार, फिर पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं, फिर पढ़ेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेमोरी वगैरह सब। इसके बाद पहली लाइन पढ़ो तो उसमें लिखा है कंप्यूटर की पीढ़ियां, लिखा है। ये अपन नहीं पढ़ेंगे पहले, इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपन जब तक पूरा कंप्यूटर नहीं पढ़ लेंगे, तो जैसे मैं बोलूँगा पहली पीढ़ी में कंप्यूटर की भाषा ये थी, तो जब तक आप भाषा नहीं पढ़ोगे कैसे समझ पाओ। तो जब हम पूरा कंप्यूटर पढ़ लेंगे तब लास्ट में कंप्यूटर की पीढ़ी, तब मैं कहूँगा तृतीय पीढ़ी में C++ और जावा थी। बोले हाँ सर भाषा में तो पढ़ा था कि तृतीय पीढ़ी थी। तृतीय पीढ़ी में कीबोर्ड और मॉनिटर था, हाँ सर पता है, कीबोर्ड भी पता है, मॉनिटर भी पता है। तो कंप्यूटर की जो पीढ़ी वाला है वो कंप्यूटर पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कंप्यूटर के प्रकार और कंप्यूटर की विशेषता। तो चलो अपन आज से शुरू करते हैं कंप्यूटर के प्रकार। तो जो सिलेबस में लिखा उसी आधार पर अपन चलते जाएंगे, जैसे उसी आधार पर हमारे नोट्स, उसी आधार पर हमारा सब, ठीक है। एक दो दिन में जब आपका थोड़ा सा बैच बढ़िया रन करने लगे तब अपन डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल भी पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी माध्यम का सबसे बुरा जो होता है वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी जैसे आपके पास सिलेबस है ना, एक कंप्यूटर पता कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि पूरी यूनिट कितने की होती, कल पढ़ाया था, एक यूनिट कितने नंबर की आती है, 30। और आप कंप्यूटर वाले में देखो ऊपर कंप्यूटर नीचे गणित है, तो अगर कंप्यूटर गणित 12 नंबर का, एक 10 मार्कर और एक 2 मार्कर, तो ये कितने का 18 का आएगा बस। कितना कंप्यूटर 18। आधे सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसमें पूरा प्राचीन इतिहास, पूरा मध्य, देखो पेपर 1 पार्ट ए यूनिट ए, देखो पेपर 1 पार्ट ए, अभी एक दो दिन पढ़ाई स्लो कोई दिक्कत नहीं, तरीका समझ में आना चाहिए। पेपर 1 पार्ट ए, पार्ट ए दिख रहा है, इसमें प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास है, ये पूरी एक यूनिट है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो आदित्य सर पढ़ा रहे और जो शुभम सर पढ़ा रहे, वो एक यूनिट पढ़ा रहे, पूरी एक यूनिट कितने की आएगी, 30 नंबर की। पर अकेले हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी की बहुत नंबर का था। जैसे मैं करूं MPPSC ओल्ड पेपर्स, समझना ध्यान से। कई बच्चों को लगता है अरे सर जी पढ़ाते क्यों नहीं है, सीधे कुछ ना कुछ बता देते हैं, कैसा, क्या ये जानना जरूरी नहीं कि पेपर में कौन सा महत्वपूर्ण है कौन सा नहीं? तुम्हें क्या लगता है जरूरी है कि नहीं है कि सीधे पढ़ाना शुरू कर दो, हमें पीएससी का कुछ पता ना हो, वो ज़्यादा अच्छा है? ज़्यादा अच्छा तुम बताओ क्या है? पीएससी की जानकारी हो जाना, कैसे निकालना है, कैसे पढ़ना है, कि सीधे पढ़ाई शुरू कर दें? जानकारी होना जरूरी है? मन से बोल रहे हो कि यहां देखो, ये देखो, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी में 5-5 शब्द दिए। 5 शब्द किसके दिए? हिंदी के। और यहाँ किस में लिखना है? इंग्लिश में। और नीचे के 5 दिए इंग्लिश में, किस में करना है? हिंदी में। सबका 1 नंबर मिलेगा। टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन है? 10। समझ रहे? 5-5 कर दिए, 10 नंबर पक्के हो गए। तो आपको हिंदी की बुकलेट ले ली, आज होमवर्क देंगे, उसमें 5 ये सब देंगे। सोचो 10 नंबर पक्के हैं बस, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। अगर हमें शुद्धि पत्र, अनुकंपा, मानदेय, अधिवास, इनकी इंग्लिश करना, और कोऑपरेटिव ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, एडवर्स एंट्री, एजेंडा और एडजन मोशन, इनकी हिंदी, नंबर कटेंगे नहीं। चाहे जितना अच्छा इतिहास पढ़ लो, चाहे जितना अच्छा भूगोल पढ़ लो, चाहे जितना अच्छा कंप्यूटर पढ़ लो, 10 नंबर का लिख के आओगे 7 या 8 मिलेंगे। पूरा शानदार लिख दो पर भी 7 या 8। यहाँ 10 में 10, एक सही लिखा 1, दूसरा सही लिखा 2, तीसरा सही लिखा तो 3, 10 सही लिखे तो समझ में आ रहा है हिंदी और अंग्रेजी का महत्व।
तो ये हम पढ़ते भी नहीं है कभी, कोई बच्चा पढ़ता भी नहीं है। नंबर इसके भी मिल रहे हैं 10 नंबर। हमें तो सिलेक्शन से मतलब है, नंबर से मतलब है। इसका मतलब डेली इंग्लिश का पढ़ना। अब देखो और समझो क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी से, नीचे वाला पढ़ो, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी से हिंदी में प्रत्येक प्रश्न टोटल कितने नंबर के, मतलब लीव कैन बी सैंक्शनड, मतलब अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। 3 नंबर पक्के, एक लाइन लिख दो 3 में 3, क्योंकि हर क्वेश्चन कितने अंक का है, 3। आई हैव गॉन थ्रू केस केयरफुली, मैं इस पूरे केस का सावधानी पूर्वक से अध्ययन किया है। इंस्पेक्टेड एंड फाउंड करेक्ट, डिस्पोज ऑफ ऑल पेंडिंग मैटर्स, वाई में आस्क द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू रिकंसीडर। 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कितने का, 3। बस जो इंग्लिश में लिखा उसकी हिंदी लिख दो, 15 नंबर पक्के। मतलब कंप्यूटर 1 महीने तक चलेगा, तब 15 नंबर का, 5 लाइन लिख दो 15 नंबर की। तो अंग्रेजी का महत्व है कि नहीं है, पहले दिन से पढ़ना, समझ रहे। अपन को, मैं ऐसा चाहते नहीं हूं कि आपके एक से ज्यादा अटेम्प्ट हो, मैं चाहता हूं एक बार में ही सब पता चले। और देखो क्या लिखा है, प्रत्येक प्रश्न कितने का है, कितने हो गए, तो हिंदी से अंग्रेजी 15 की और अंग्रेजी से हिंदी 15 की, 5 शब्द हिंदी के 5 इंग्लिश के, नंबर जोड़ो कितने हो गए, 40। सोचो मैं 1 महीना कंप्यूटर पढ़ाऊंगा 20 नंबर का है, सर जी 1.5-2 महीने पढ़ाएंगे एंशिएंट 15 नंबर की, 15 की 15 मेडाइवल। शुभम सर 2 महीने 2.5 महीने पढ़ाएंगे 30 नंबर का, ये तो 5 मिनट निकाल दो, 40 नंबर पक्के हो गए। तो सिलेक्शन के लिए ज्ञान जरूरी है कि नंबर जरूरी है। हमें किसके लिए पढ़ना है, नंबर, एक एक नंबर चाहिए। आ रहा समझ में। तो स्मार्ट बच्चे नंबरों की पढ़ाई करेंगे। सर टॉप कितने पे करना, बताओ नंबर कहाँ से कैसे। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों की अंग्रेजी खराब होती है, ये तो स्वीकार करोगे कि नहीं, है ना। जो तुम चैटिंग वेटिंग करते रहते हो वो अंग्रेजी, ग्रामर वाली अंग्रेजी। तो हम ध्यान देंगे इन चीज़ों पर पहले दिन से, है ना। तो आप लोगों को कल से इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर काटिए, तो बस ये 40 नंबर का ट्रांसलेशन पढ़ना ही पढ़ना। तो कल से अपन एक पैराग्राफ, बस एक पैराग्राफ, बहुत ज़्यादा नहीं, न्यूज़पेपर का एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। हिंदी का होमवर्क मिलेगा, ठीक है, न्यूज़पेपर का होमवर्क मिलेगा। रजिस्टर लेके आए जो बोला है, 2 रजिस्टर, एक 200-250 पेज का, एक 70-80 पेज। आज सब बताएंगे ना क्या करना है क्या नहीं। चलो ठीक है, तो ये सब तो करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में 1-2 दिन बस क्लास मेरी स्लो रहेगी, जिससे हम पूरा बता दें, फिर आराम से चलेगा ना। तो इसको, तो कंप्यूटर के प्रकार, तो हमें कंप्यूटर के प्रकार आकार के आधार पर समझना है। हमें एक तो कंप्यूटर का प्रकार करना है आकार के आधार पर, कि छोटा कंप्यूटर कौन सा है, बड़ा कंप्यूटर कौन है, उनसे बड़ा कौन सा, उनसे। तो कंप्यूटर का पहला वर्गीकरण किसके आधार पर करना है, आकार, साइज। दूसरा करना है उसकी क्रियाविधि या उसके सिग्नल के बेस पर। दूसरा वर्गीकरण, ऑनलाइन वाले बच्चे, सर हम भी लाए हैं रजिस्टर, बहुत बढ़िया, देख रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे भी कमेंट करें सर हम भी लाए हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है, मुझे समझ आता। ऑनलाइन क्लास चलती है, लड़के कहाँ चले जाते हैं ऑनलाइन में। अभी अंकिता साहू जी, हिमांशी जी आई है, लड़के इस समय शाम को कहाँ घूम रहे होते हैं। ऐसी सुबह 8 बजे क्लास होती है, केवल लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, लड़के सुबह उठ नहीं पाते। तो लड़कियां बिल्कुल सिंसियर है, फिर बोलते हैं सर लड़कियां ही टॉप कर रही हैं, टॉप 5 में 4 लड़कियां हैं। भैया पढ़ भी तो रेगुलर लड़कियां ही रही हैं। चलो, एक क्रिया विधि के आधार पर और एक है उद्देश्य या कार्य के आधार। तो हमें कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 आधार पर करना है। कंप्यूटर का आकार कितना है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक है। ऐसे जो आप रजिस्टर में लिखते जा रहे हैं आपके शॉर्ट नोट्स हैं, जो आप लिखते जा रहे हैं शॉर्ट नोट्स है। नोट्स में क्यों डिटेल से मिलेगा, आप जो लिखते जा रहे हैं आपका रिवीजन नोट्स है। तो जब आप रिवीजन करोगे तो अपने रजिस्टर से करोगे, एक बार पूरा पढ़ना नोट्स है, पर रिवीजन किससे होगा, हमेशा इससे। तो कंप्यूटर के 3 प्रकार होंगे, आकार के आधार पर, कैसे काम करता उसके आधार पर, और काम करने का तरीका ये है, काम क्या करेगा वो है। क्रिया विधि मतलब काम कैसे करता है, और कार्य मतलब काम क्या करता है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, 3। कंप्यूटर का आकार,
कंप्यूटर की क्रियाविधि और कंप्यूटर का उद्देश्य या कार्य। ठीक है, तो कल कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ी थी ना, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान कर देता है कंप्यूटर कहलाता है। याद हो गई थी? बहुत बढ़िया। कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ रहे 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण आकार के आधार पर। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो आकार के आधार पर। तो हम पढ़ेंगे कि कौन सा कंप्यूटर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब हमें पढ़ना है कंप्यूटर का वर्गीकरण, और वर्गीकरण में भी सबसे पहला कौन सा पढ़ना है? आकार के आधार पर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले आकार के आधार पर वर्गीकरण समझना है। फिर इसमें मिल जाए तो ठीक है। अच्छी ये वाली फाइल नहीं है, चलो नहीं इसमें, चलो वैसे ही लिख दे रहा हूँ। चलो यहाँ समझ रहे हैं ना, तो फोटो कल दिखा देंगे ना। जो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है उसे बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटे आकार वाले कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, सबसे छोटे। ठीक है, इससे अच्छा ऐसे बता दे रहे हैं, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो। माइक्रो कंप्यूटर। और राइटिंग पर काम करना ध्यान से पहले दिन से ना, तो यहां लिख दे रहे कंप्यूटर का प्रकार। तो पहला है माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? पहला प्रकार। फिर यहां लिखेंगे आकार, और यहां लिख देंगे सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर। आकार में लिख देंगे सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर। तो जो सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं उन्हें कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर कौन होते हैं? जो आकार में सबसे छोटे। फिर इन कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है? इन कंप्यूटर का उद्देश्य है व्यक्तिगत उपयोग। इन कंप्यूटर को क्यों यूज करते हैं? पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज को ही बोलते हैं व्यक्तिगत उपयोग। तो उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत उपयोग। व्यक्तिगत उपयोग, ठीक है। और सबसे लास्ट में उदाहरण के व्यक्तिगत उपयोग वाले कंप्यूटर, तो इसमें है मोबाइल फोन, इसका उदाहरण डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप जैसे वो डेस्क मतलब टेबल, उस पर रखा हुआ डेस्कटॉप। लैपटॉप, लैप मतलब गोद, गोद में रखकर जो लैपटॉप चला मोबाइल चलाते हैं उसे बोलते हैं लैपटॉप। लैप मतलब गोद। तो जो आपका मोबाइल है, जो डेस्कटॉप है और जो लैपटॉप है, ये सब क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर अगर पूछे तुमसे 2 मार्कर में, तो पहली लाइन लिखोगे सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर। ये परिचय। इनका उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत उपयोग। और उदाहरण क्या होगा? मोबाइल फोन, डेस्कटॉप और लैपटॉप। ये सब आप व्यक्तिगत यूज के लिए करते हो कि नहीं? मोबाइल आप अपने पर्सनल यूज के लिए चलाते हो, आपके घर में अगर कंप्यूटर आपका है तो आप पर्सनल यूज के लिए चलाते हो, लैपटॉप है तो पर्सनल यूज। तो सबसे छोटे, अपन कौन सा वाला वर्गीकरण पढ़ रहे हैं? आकार के आधार पर वर्गीकरण। इसके बाद ये पहला हो गया आकार के आधार पर। इससे जो बड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। इससे बड़े कंप्यूटर को बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, ठीक है। चलो, ये अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। अपेक्षाकृत मतलब इसकी अपेक्षा बड़े। तो यहां मैंने अगर लिख दिया अपेक्षाकृत बड़े, तो इसका मतलब है ये माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में बड़े होंगे। क्योंकि हम सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर लिखेंगे? सबसे छोटा वाला।
फिर कौन सा लिखेंगे, उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा हो गया, माइक्रो, उससे बड़ा मिनी। और लिखने का तरीका भी समझ में आ रहा कि भैया कंप्यूटर का प्रकार, उसका क्या उद्देश्य है, ये सब अपन लिख रहे हैं। तो कंप्यूटर का प्रकार, उसका आकार कैसा, उसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य है कार्यालयीन उपयोग, ऑफिस यूज। इसका यूज कहां होता है, ऑफिस में, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं होता। बड़े कंप्यूटर है, पर्सनल यूज के लिए नहीं होता। यहां तो लिख दो ऑफिस के उपयोग में, या लिख दो कार्यालयीन उपयोग, जो तुम्हें लिखना है। ऑफिस के उपयोग में भी, तो जो ऑफिस वगैरह होते हैं उपयोग, और ये 5 से लेकर 200 कंप्यूटर, ये कितने से, 5 से लेकर 200 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं। कितने कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं, 5 से लेकर, इसका मतलब समझा रहे हैं, जुड़ सकते हैं। 5 से लेकर 200 कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं। 5 से लेकर 200 कंप्यूटर्स तक यह से जुड़ सकते हैं। 5 से लेकर 200 कंप्यूटर्स तक ये जुड़ सकते हैं। अब इसका मतलब समझो, या ध्यान से समझना। जो हमारे पर्सनल उपयोग वाले कंप्यूटर है, ये भी जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वाईफाई ब्लूटूथ से। क्या हमारा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। पर हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में इतनी दम नहीं है कि 100-150 से जुड़ जाए। लग रहा है तुम्हारा मोबाइल 100 और मोबाइल से जुड़ के अच्छे से काम कर लेगा, नहीं कर पाएगा। तो जो छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, ये पर्सनल यूज के लिए होते हैं। पर कई कंपनियां होती हैं, ऑफिस होते हैं, जैसे बैंक है, बैंक में कोई ना कोई बैंक मैनेजर होगा कि नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है, बैंक मैनेजर के पास पूरे बैंक में कौन से कंप्यूटर का एक्सेस होता, सारे। जो बैंक मैनेजर का कंप्यूटर होगा उस पर सारे ऑफिस के कंप्यूटर का एक्सेस, वहीं बैठे बैठे देख लेगा ना कौन क्या चला रहा है। सबके केबिन में देखने क्यों जाएगा कि कौन काम कर रहा कि नहीं। जैसे उसके ऑफिस में 10 लोग हैं, 10 कंप्यूटर हैं, तो 10 कंप्यूटर उससे जुड़ गए। उसके पास ऑप्शन है, इस कंप्यूटर में जाके देख ले। अच्छा गेम खेल रहे हो, तुरंत फ़ोन कर देगा, तुम्हारे कंप्यूटर गेम कैसे चल रहा है, ऐसे कैसे पता कर रहा है, उसका जुड़ा हुआ है सारे कंप्यूटर्स। ऐसी कंपनी में मैनेजर होते हैं, बात समझ में आ रही है। तो बैंकों में मैनेजर हो सकता है, कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, वहाँ भी एक मैनेजर होगा, वो बैठे बैठे सब देखेगा। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में थोड़ी इतना टाइम है कि एक एक जाके देखो नर्स है कि नहीं, ये कि नहीं, कौन क्या कर रहा है कि नहीं, वहीं से सब देख लो काम चल रहा कि नहीं। तो ऐसे कंप्यूटर जिनका काम ऑफिस में होता है, और ये 200 कंप्यूटर तक से जुड़ सकते हैं, मतलब 200 कंप्यूटर तक की निगरानी कर सकते हैं, ऐसे बड़े कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहते हैं। तो मिनी कंप्यूटर का आकार क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बड़ा होता है। ये कहाँ यूज होते हैं, ऑफिस में, कार्यालयों में। ठीक है, कितने कंप्यूटर तक जोड़ सकता है, 5 से लेकर 200 कंप्यूटर तक जुड़ सकता है। इसका उदाहरण लिखते हैं। तो इसका उदाहरण है IBM कंपनी का, IBM कंपनी का S360 कंप्यूटर। ये एक मिनी कंप्यूटर IBM कंपनी ने बनाया था ऑफिस में काम करने के लिए। तो जो ऑफिस में काम करने के कंप्यूटर होते हैं वो अलग होते हैं, जो हमारे घर के कंप्यूटर होते हैं वो अलग होते हैं। हमारे घर के कंप्यूटर कौन से होते हैं, माइक्रो। तो आपके घर में जो लैपटॉप है वो माइक्रो, आपका जो मोबाइल है वो माइक्रो, घर में जो ऐसा डेस्कटॉप डला वो माइक्रो, समझ रहे, टैबलेट माइक्रो। तो जो आप अपने व्यक्तिगत उपयोग में ला रहे हो सब कुछ कैसे है, माइक्रो। इससे बड़े कैसे होंगे, मिनी कंप्यूटर। क्लियर हो गया। चलो अब अपन चलते हैं तीसरा कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा जो कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब इसका नंबर तीसरा है, तो ये किससे बड़ा होगा आकार में, ये मिनी कंप्यूटर की तुलना में बड़े। तो आकार क्या होगा, मिनी कंप्यूटर की तुलना में बड़ा होगा। तो मिनी कंप्यूटर की तुलना में बड़े होते हैं, है ना।
ये मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर किससे बड़ा होगा? माइक्रो कंप्यूटर, वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होगा, मिनी कंप्यूटर की तुलना में बड़े होंगे। ये समझ में आ गया? चलो, अब ये हजारों कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं। मिनी कंप्यूटर कितने से जुड़ सकता है? 5 से लेकर 200। ये इतने बड़े कंप्यूटर हैं कि ये हजारों कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं। ये कितने कंप्यूटर जुड़ सकते हैं? हजारों। इसलिए इनका यूज रेलवे में और बैंक की मेन ब्रांच में किया जाता है। रेलवे में और बैंक में मेन फ्रेम का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मेन फ्रेम कितने कंप्यूटर से जुड़ा? 1000। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये समझो, जैसे एसबीआई है, एसबीआई की कितनी ब्रांच है? हजारों ब्रांच होगी। एक शहर में 8-8, 10-10 ब्रांच, इंदौर में 8-10 ब्रांच होंगी, ग्वालियर में 8-10 होंगी, और ऐसी सैकड़ों हजारों ब्रांच होंगी। तो आरबीआई में जब एक व्यक्ति का खाता खुलता है तो उसके खाते की पूरी जानकारी एक बड़े कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। तो जब आप किसी भी ब्रांच में खाता खुलवाओ, वो पूरी एंट्री, पूरी जानकारी एक बड़े कंप्यूटर में डाल देते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और वो मेन फ्रेम कंप्यूटर भारत की एसबीआई की सारी शाखाओं से जुड़ा हुआ होता है। आप किसी भी ब्रांच से पैसा निकाल लो, पैसा आपको माइनस हो जाएगा, कहीं से भी चेक करा लो। ऐसा थोड़ी कि एक ब्रांच से खाते से पैसा निकला और दूसरे में कहा भाई साहब पैसा लाओ। सबको पता चल गया। क्यों पता चल गया? कि सबके कंप्यूटर मेन फ्रेम से जुड़ गए। आ रहा लॉजिक समझ में? चलो रेलवे की बात करते हैं। आप लोग ट्रेन से जाते हो, ट्रेन में सीट होती है, रिजर्वेशन कराना पड़ता है, मान लो 50 सीट है। बात समझ में आ गई? अब जैसे ही मैं मोबाइल में IRCTC चला रहा हूँ तो मैं रेलवे के मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ चुका हूँ, और मैंने जैसी एक सीट, मान लो 50 सीट है, मुझे जाना है छतरपुर, वो 50 सीट है, मैंने एक टिकट बुक की, अब तुरंत मेन फ्रेम कितने दिखा देगा? 49। मैं भले ही जम्मू कश्मीर में हूँ, चाहे मैं अमेरिका में हूँ, पर मैं IRCTC चलाऊंगा तो रेलवे के मेन फ्रेम कंप्यूटर में जुड़ जाऊंगा। तो जब आप अपने मोबाइल से खोलोगे तो 49 दिखेंगी। आ रहा समझ में कि नहीं? क्योंकि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है जिससे सब जुड़ जाते हैं। आ रहा समझ में? जैसे मूवी की टिकट बुक करते हो तो आप सब कराओ, एक टिकट बुक करेगा दूसरे में कम हो जाएगी। ऐसा होगा ना कि एक कोई बुक कराओ दूसरे के मोबाइल में कम दिखने लगेगी, क्योंकि हम सबके मोबाइल उसके मेन फ्रेम से जुड़ चुके हैं। आ रहा समझ में कि नहीं? तो ऐसा कंप्यूटर जो बहुत बड़ा है और जिससे हजारों कंप्यूटर्स जुड़ सकते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। चलो देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर कितने बड़े होते हैं। जैसे एक उदाहरण है IBM Z सीरीज, है ना, इसका भी उदाहरण लिखवा रहे हैं ना। ये देखो, ये कंप्यूटर तुम्हें क्या लग रहे हैं? छोटे हैं कि बड़े हैं? आकार में कैसे हैं? बड़े कंप्यूटर हैं। तो ये मेन फ्रेम है IBM का Z सीरीज, ये मेन फ्रेम है। अच्छा, मिनी कंप्यूटर देखते हैं, उनका साइज तो देखी नहीं, क्योंकि माइक्रो तो अपन यूज ही कर रहे हैं। अरे मिनी कूपर हो गया तो कंपनी हो गई। ये देखो, ये मिनी, अगर इसमें IBM का S360 देख रहे हैं ना, IBM S360, चलो, तो ये 370, 360 ऐसे बहुत सारे। ये देखो, ये देख लो। चलो, आकार में छोटे हैं कि बड़े हैं? पर्सनल कंप्यूटर से छोटे हैं कि बड़े हैं? तो सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से होंगे? पर्सनल वाले, माइक्रो। तो ये कौन सा कंप्यूटर रखा है? माइक्रो, छोटा सा। आपके पास जो पॉकेट में मोबाइल डला वो कौन सा है? सबसे छोटे होते हैं। माइक्रो से बड़े कौन से होते हैं? मिनी होते हैं। तो माइक्रो से भी बड़े कंप्यूटर मिनी, और मिनी से भी बड़े कौन होते हैं? मेन फ्रेम।
मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर कितने कंप्यूटर से जुड़ सकता है? 5 से लेकर 200। तो क्या किसी ऑफिस में मिनी कंप्यूटर लगाया जा सकता है? क्योंकि किसी ऑफिस में 50, 60, 70 इतने तो कंप्यूटर होंगे। बात समझ में आ गई? किसी दफ्तर में कितने कंप्यूटर, बिजली विभाग में कितने होंगे? 10, 20, 25। तो वहां कौन सा कंप्यूटर लगा सकते हैं? मिनी। पर जहां हजारों जुड़ते हैं, मेन फ्रेम। रेलवे में हजारों लोग जुड़ जाएंगे, बैंक में हजारों जुड़ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ रही है कि कौन सा क्या है, और इसका उदाहरण क्या होगा? IBM का जेड सीरीज। तो जो IBM की जेड सीरीज है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। IBM की जो जेड सीरीज है वो मेन फ्रेम का उदाहरण है। आप लोगों से बोला था कि अपने भाई बहनों सीनियरों से पूछा था, बता दिए थे? नहीं बता पाए थे? किससे पूछा था? तैयारी कर रहे हैं कितने साल से? अच्छा, क्या पूछा था? अच्छा, मैंने बोला था ना आदमी माउस कीबोर्ड ही बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि इनपुट आउटपुट मेमोरी CPU स्टोरेज डिवाइस, ऐसे नहीं बोलेगा, उसे खुद नहीं पता। तो कल के दिन क्वेश्चन आ गया कि कंप्यूटर के हार्डवेयर बताओ, तो क्या लिखोगे? माउस कीबोर्ड लिखोगे कि इनपुट आउटपुट ही लिखोगे? फिर इनपुट के उदाहरण लिखोगे कीबोर्ड, आउटपुट के उदाहरण लिखोगे मॉनिटर, इनपुट के उदाहरण लिखोगे माउस। समझ रहे? इस तरह से 3-4 साल हो गए। देखो मैंने बोला था पूछना, बता नहीं पाएंगे, और तुम्हें अभी 2 दिन नहीं हुए। इससे ही पता चलता है ना कि जो 4-5 साल से पढ़ रहे हैं इंदौर में, दिल्ली में, वो कितना सीख रहे, हम कितना सीख रहे। कंपटीशन तो तभी है ना। तो इसलिए बोला कि जो पढ़ो चेक करते जाना है ना। पर डिप्रेशन में मत डालना किसी को कि भैया हमें तो 2 ही दिन हुए। आदमी डिप्रेशन से मर जाके, हम 4 साल से पढ़ नहीं पा रहे, ये 2 दिन में गया, पढ़ाई छोड़ दे, है ना। ऐसा कुछ नहीं करना। तो मेन फ्रेम, अब लेकिन प्रॉब्लम है, देखो मेन फ्रेम हजारों कंप्यूटर से जुड़ सकता है, बहुत अच्छी बात है, पर मेन फ्रेम के साथ बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ एक समस्या ये है, इसकी जो कमी है, इसकी कमी है ये केवल सरल गणनाएं कर सकता है, सिंपल कैलकुलेशन कर सकता बस। इसकी कमी है कि ये जटिल गणना नहीं कर सकता। इसकी केवल ये कमी है कि केवल किस तरह की गणना कर पाता है? सरल सी। अब कैसी? तो बताते हैं। सरल गणना कैसे? मान लो कोई ट्रेन है, मान लो तुम लोग किस ट्रेन से जाते हो घर? चलो, कौन सी ट्रेन से जाते हो? अभी ट्रेन से आए, बस से आए इंदौर? कौन सी ट्रेन? डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस, है ना, महू, या डॉक्टर अंबेडकर नगर महू एक्सप्रेस। तो मान लो उसमें हमने रिजर्वेशन देखने गए और 50 सीट, ठीक है। आप देख रहे हो कि मुझे तो घर जाना है छुट्टी पे, 50 सीट है। बगल में भाई ने बुक कर ली, अब आपको कितनी दिखेगी? 49। एक ने बुक कर ली, तब सीट कितनी बची? तो ये बहुत कठिन कैलकुलेशन है कि बहुत सरल है कि 50 सीट थी, एक बुक हो गई, 49 बची। क्या लग रहा? बहुत खतरनाक ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, अलजेब्रा, A+B का होल स्क्वायर, कि 50 - 1 लग गया। तो मेन फ्रेम केवल सरल गणना कर सकता है, बहुत गणित के कठिन कैलकुलेशन उसे आती नहीं। इसलिए मेन फ्रेम अच्छा है, बढ़िया है, पर जहां भी जटिल गणना है, A+B का होल स्क्वायर लगाना होगा और फॉर्मूला लगाना होगा, मेन फ्रेम फेल हो जाता। मेन फ्रेम कहता अपन 2 तक पढ़े, कक्षा 2 तक, जोड़ घटाना गुणा भाग आता, मतलब बेसिक चीजें कर सकता, जुड़ सकता हजारों से, पर गणना बहुत सरल कर सकता। इसका मतलब क्या? हमें जटिल गणना की जरूरत पड़ेगी? जटिल गणना की जरूरत, चलो देखते हैं। अब चलते हैं सबसे राजा कंप्यूटर के पास। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। 4th, सॉरी, मैं मेन फ्रेम हूं ना, बड़ी गिनती कर ही नहीं पाता, 3 तक गिनती आती फिर भूल जाता हूं। सुपर कंप्यूटर 4था कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। जहां समझ में ना आए पूछ लेना, ठीक है। बाकी सब लोग कहते हैं साइंस मत पढ़ाया करो, कठिन सब्जेक्ट है, बच्चा भग जाएगा डेमो में। मैं कह रहा अपन साइंस ही पढ़ाएंगे यार, साइंस को टफ माना जाता है, क्या भैया इससे डेमो भग जाता है? मैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका आकार क्या लिखोगे? सबसे बड़े आकार के, 4 ही होते हैं, तो सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या हाल है? समझ में आता जा रहा कि नहीं? प्रदुम्न, अंकिता, सुजीत, अंकिता, हिमांशी, अब तो लड़कों ने भी मोर्चा संभाल लिया कि सर हम आ गए हैं,
सुजीत का कमेंट आ गया, प्रद्युम्न का आ गया। तो सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर। उनसे बड़ा आकार किसी कंप्यूटर का है ही नहीं। चलो फोटो देखते हैं। सुपर कंप्यूटर, चलो देख लेते हैं। अपने पास एक परम है, परम कंप्यूटर। तो हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर, भारत के पास एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम। दिख रहा है? ये है परम, और ये BHU में बना, इसलिए इसका नाम क्या है? शिवाय। काशी विश्वनाथ की नगरी कौन सी है? BHU। तो जो BHU वालों ने बना दिया उसका नाम क्या रख दिया? परम शिवाय। तो भारत में सुपर कंप्यूटर किस नाम से फेमस है? परम। BHU ने बनाया तो परम शिवाय, रुड़की ने बना दिया परम गंगा। समझ रहे हैं? सब परम से ही बनेंगे, क्योंकि परम, इससे ऊंचा और कोई कंप्यूटर है नहीं। सबसे बड़े कंप्यूटर कौन से होंगे? सुपर कंप्यूटर। तो भारत के सुपर कंप्यूटर किस नाम से चलते हैं? परम कंप्यूटर से। और BHU ने कौन सा बनाया? परम शिवाय। तो कैसे भूल ही नहीं सकते। शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर काशी विश्वनाथ में है, तो शिव जी कहाँ के फेमस हैं? BHU, बनारस के। इसलिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर, मैंने द्वारा बनाया नहीं, उनको जो दिया गया है उस कंप्यूटर का नाम, तो इन्हें बनाया नहीं है, इस BHU को दिया गया। तो BHU यूनिवर्सिटी को हमने कौन सा दिया है? परम शिवाय। अच्छा, कितनी रेट होगी सुपर कंप्यूटर की बताओ? एक आइडिया लगाओ कि अपन ने BHU के कंप्यूटर, भारत सरकार ने कंप्यूटर बनाया और BHU को दे दिया, एक बनाया खड़गपुर को दे दिया, एक रुड़की को दे दिया, कितने रुपए का होगा एक? ऐसे आइडिया, जैसे पता तो चले कि भारत में कितना खर्चा साइंस पे किया जाता है। बता, एक अंदाजा बता कितने रुपए का होगा? अरे सर जितने का हो सकता, लाख में, करोड़ में, कितने करो? 5, 10, 15, 20, 100, 500, 1000, 2000, अरबों, कहाँ जा रहा है? कितने रुपए का सुपर कंप्यूटर हो सकता है? ऑनलाइन वाले तुम भी तुक्का लगाओ। अरे कई बार हो सकता है ना क्वेश्चन आ गया, हमें आते ही नहीं, तुक्का लगाओ। क्या लग रहा है? चलो देखते हैं, 1 से 5 करो। और बता, तुम लोग तो तुक्का ही नहीं लगा रहे, हम लोग होते अभी तक तुक्का लगा देते। भारतीय रुपए में परम शिवाय की कीमत देख लेते हैं ना। कितने रुपए का है? 32 करोड़ का। समझ रहे? एक कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की कीमत है 32 करोड़। ऐसे भारत हर यूनिवर्सिटी को बांट रहा है। क्यों? क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर जटिल गणनाएं नहीं कर सकता, और रिसर्च में केवल सरल गणनाएं लगती कि जटिल भी लगती हैं। तो जटिल गणना केवल कौन कर सकता है? इकलौता सुपर कंप्यूटर। कल देखेंगे क्यों कर सकता है। अभी तक मैंने किसी बैच में सुपर कंप्यूटर नहीं पढ़ाया, तुम्हारा बैच पहला होगा जिसमें सुपर कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। कल जो क्लास होगी सुपर कंप्यूटर, अभी तक मैंने किसी बैच में नहीं पढ़ा क्योंकि नए सिलेबस में है नहीं, पर अपन पढ़ेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। एक क्लास सुपर कंप्यूटर की भी देखेंगे। अब यहां समझो ध्यान से। तो सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर। और ये कैसी गणनाएं करते हैं? इनका जो उद्देश्य है वो जटिल गणनाएं करना। इनका जो काम है वो कैसा है? जटिल गणनाएं करना। उदाहरण तुम्हें पता ही है, भारत के सारे सुपर कंप्यूटर किस नाम से बनते हैं? परम। तो उदाहरण में क्या लिख दोगे? परम कंप्यूटर। परम कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, ठीक है? परम कंप्यूटर। चलो देखते हैं अगर इसमें किस्मत अच्छी हुई तो। फॉर्मूला फॉर वेदर फोरकास्ट। देखो, ये परम कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जो परम कंप्यूटर है वो कौन से फॉर्मूला यूज करता है। मेन फ्रेम रो देगा। मेन फ्रेम क्या करता है? 2 में से 3 घटा देगा, 3 में से 5 घटा देगा। तो परम सुपर कंप्यूटर भैया गणित के मैक्सिमम फॉर्मूला, उस पर डेटा डाल दो, वो सॉल्व कर रहा है। देखो परम कंप्यूटर के बारे में।
और वो मौसम की भविष्यवाणी। तो ये पेज जो मैंने निकाला ये भारत के मौसम विभाग का निकाला है, और मौसम विभाग ये बता रहा कि हमारा जो परम सुपर कंप्यूटर है वो कौन से फॉर्मूला यूज करके ये बता देता है कि इस साल मानसून से जो बारिश होगी वो सामान्य होगी, सामान्य से अधिक होगी या सामान्य से कम होगी। ऐसे बता देते ना मौसम विभाग के अनुसार, बता देते मौसम विभाग के अनुसार आज शाम को बारिश होने की संभावना। कैसे बताते? अरे भैया उनके पास सुपर कंप्यूटर है, वो फॉर्मूला के बेस पे बता देता है, समझ रहे? इसमें अलग अलग वैल्यू डाल देते हैं, वैसे ना कितने फॉर्मूला निकालता है, समझ रहे? ये स्टेप 2 है, ऐसे ना कितने स्टेप वो यूज करता है। तो वो कई सारी चीज़, हवा किस तेज से चल रहा, नमी कितनी है, धूप कितनी थी, उन सारे फॉर्मूला में डाल के कैलकुलेट करके बता देता 5 बजे बारिश होगी, इतनी बारिश होगी। तो समझ रहे? जटिल गणनाएं कौन कर रहा है? सुपर कंप्यूटर। और जटिल गणनाएं करके मौसम की भविष्यवाणी बता रहा। तो मौसम विभाग के पास जो परम कंप्यूटर है वो जटिल गणना है। मौसम की गणना क्या करना तुम्हें लगता है सरल है? और ऐसे तो ना कितने स्टेप है, ये देखो, ये देखो, स्टेप 6, स्टेप्स, इतने स्टेप लाता है वो। और ये देखो सबके हैं, ट्रंक्सेशन नंबर, वर्टिकल लेवल है, इसके बाद अक्षांश, किस अक्षांश की बात हो रही है, जैसे मुझे पता करना है इंदौर में, तो इंदौर का अक्षांश लिखना पड़ेगा, इंदौर का देशांतर। सर जी भूगोल में पढ़ा रहे अक्षांश देशांतर, अभी चल रही है, शुरू होगा ना। तो यहाँ पर वो अक्षांश और देशांत K1 और K2, तो जो आपका फॉर्मूला है, कहाँ है फॉर्मूला, मुझे डर लग रहा है, देखो K2 मतलब यहाँ देशांतर लिखना है। तो सुपर कंप्यूटर क्या लग रहा है, सरल गणनाएं करता है कि जटिल गणनाएं करता है? जटिल, जटिलतम भैया, सब बता देता वो, क्लियर, वो सब कुछ बता देता। शेयर मार्केट में तो बैन है, सुपर कंप्यूटर उतर नहीं सकता, नहीं तो आज गणना कर दो वो कल बता देगा कौन सा शेयर बढ़ने वाला है। जो ये बता देगा कि 2 महीने बाद बारिश कितनी होनी है, वो तो ये भी तो बता सकता है कि शेयर किसका बढ़ सकता है। तो भारत में सुपर कंप्यूटर बैन है, समझ रहे? उसमें तो बता दो बस आज का मार्केट क्या है, बस आज के मार्केट की खबर उसे बता दो, वो कैलकुलेट करके बता देगा 5 दिन बाद कौन सा शेयर बढ़ेगा, 15 दिन बाद कौन सा बढ़ेगा। समझ रहे कितना मिसयूज हो सकता है, बहुत पावरफुल। इसके बाद सुपर कंप्यूटर, जितनी भी मिसाइल है, अभी ऑपरेशन सिंदूर सुना था, सारी मिसाइल सुपर कंप्यूटर से चलती थी, क्योंकि सीधे मस्जिद में जहाँ आतंकवादी थे वहीं तो गिराई गई थी, याद आ रहा? किसी भी पाकिस्तान के नागरिक को तो नहीं मारा था, तो जिन मस्जिदों में, जिन बिल्डिंगों में आतंकवादी कैंप थे बस वहाँ गिराया गया था कि नहीं। तो इतनी खतरनाक कैलकुलेशन कि यहाँ से छोड़ी और किसी के घर पे गिर गई, पक्का गणना किसने की होगी? सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर हल्के में मत लेना, आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर कौन से हैं? सुपर। बात समझ में आ रही? तो भारत को रिसर्च के लिए अब क्या, सुपर कंप्यूटर आने से खतरनाक खतरनाक गणनाएं भी हो जाती हैं, मौसम की भविष्यवाणी भी हो जाती है, बहुत चीज़ है। मुझे डीएनए का पता करना हो, मतलब बहुत रिसर्च में भी सुपर कंप्यूटर ही लगता है। इसलिए तो IIT BHU इन सबको दे रहे हैं कि भैया करो रिसर्च, सुपर कंप्यूटर ले लो 30-40 करोड़ के। तो एक दुनिया की जो पहली कंपनी जो सुपर कंप्यूटर बनाती थी उसका नाम है क्रे। दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? क्रे। उसने अपने नाम पर ही अपनी कंपनी खोल दी, क्रे कंप्यूटर। क्रे की फोटो आएगी, ये क्रे कंप्यूटर, ये आदमी, इस आदमी का नाम क्रे है, और इसने जो सुपर कंप्यूटर बनाए इसका नाम भी क्रे ही रख दिया, अपने नाम पे कंपनी खोल दी। तो दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने बनाए थे? क्रे ने, अमेरिका के क्रे ने। बस में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे कंपनी ने बनाया था। अब ये सब, अब क्या हुआ, भारत को रिसर्च करना है, भारत में कितने वैज्ञानिक हैं, तो भारत ने क्रे कंप्यूटर से समझौता किया कि हमें तुम ऐसा करो 2-4 क्रे कंप्यूटर बेच दो। तो उस समय राजीव गांधी थे, राजीव गांधी जी बहुत पढ़े लिखे थे, इंडियन, या मैं सीधे राजीव गांधी ही लिख दूं, राजीव गांधी गवर्नमेंट एग्रीमेंट विथ क्रे कंप्यूटर। तो राजीव गांधी जी ने क्रे कंप्यूटर से बातचीत की। कब बात की? 1987 में। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि क्रे भाई साहब थोड़ी बातचीत करनी है। क्रे ने कहा ठीक है, प्रधानमंत्री बात कर रहा। 87 में, और बात हो गई कि हम खरीदेंगे, परचेस करेंगे क्रे XMP-14। तो भारत की डील हो गई क्रे से, और क्रे ने कहा ठीक है भाई साहब हम आपको ये देंगे, और इसकी कीमत कुछ लिखी है क्या? XMP-14, इसकी कीमत भी थी, देख ले रहे,
क्रे XMP 14 प्राइस इन रुपीज, कितने रुपए की थी उस समय? $20 मिलियन, मतलब 1600 करोड़। 20 मिलियन मतलब 2 करोड़, 20 मिलियन 2 करोड़, 80 से गुणा करोगे 160 करोड़। उस समय $20 मिलियन का था, तो हमने उनसे खरीदने को तैयार हो गए 160 करोड़ का, समझ रहे? अब हम खुद कितने के बना लेते हैं? 32 करोड़। क्या हो गया? कहाँ लिखा? अच्छा 10 करोड़, चलो ठीक है, इस पे चलो। उस समय के 10 करोड़ जब डील हुई थी, उस ये कब के प्राइस बता रहे हैं? अब तो 5-6 गुना तो महंगा हुआ ही होगा ना। आज जमीन जो 93 में खरीदो वही रहेगी, रेट की बढ़ेगी। सोचो, राजीव गांधी जी ने 1987 में क्रे से बातचीत कर ली, डील हो गई कि तुम एक सुपर कंप्यूटर हमें दोगे रिसर्च के लिए, डील, पैसों की भी डील हो गई। क्रे कंप्यूटर को फिर बुलाया अमेरिका के राष्ट्रपति ने, बोले यहाँ बैठो, और बोला कि तुम्हें, हमने सुना राजीव गांधी ने तुमसे कंप्यूटर मांगा। बोले हाँ सर, ऑर्डर आ गया अपनी कंपनी को, बहुत फ़ायदा होगा। और अच्छा क्यों मांगा? बोले सर रिसर्च करना, उनके IIT में रिसर्च करना है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा अगर मिसाइल में लगा दिया तो? सुपर कंप्यूटर तो कहाँ भी यूज हो सकती है, मिसाइल में। और भारत खतरनाक देश बन गया तो, हमला करना शुरू कर दिया तो यार बोले जी तो सोचे ही नहीं। तो क्रे कंप्यूटर ने राजीव गांधी सरकार को सुपर कंप्यूटर नहीं दिया और मना कर दिया कि नहीं देंगे। तो हमारी डील हो गई, पैसा एडवांस पहुंच गया, समझ रहे, बयानों पहुंच गया, और इसके बाद उनने डील कैंसिल। दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ी होगी कि बेइज्जती हुई होगी? बेइज्जती। राजीव गांधी जी को गुस्सा आ गया, बोले यार बहुत बेइज्जती हो गई। इनने सारे कंप्यूटर स्पेशलिस्ट भारत के, उनकी मीटिंग बुला दी। मैं जब भी मूवी बनाऊंगा, अगर मेरे पैसे कमाने तक किसी ने नहीं बनाई तो मैं इसी टॉपिक पे मूवी बनाऊंगा। भारत ने बुलाया, उन्हीं में से एक थे विजय भटकर साहब। ये हैं विजय भटकर, श्री विजय भटकर साहब। तो कंप्यूटर के सारे वैज्ञानिक बुला लिए, बोले बैठो साहब। बोले बहुत बेइज्जती हो गई आज यार, एक कंपनी ने प्रधानमंत्री को मना कर दिया, सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे। डील हो गई थी 10-20 करोड़ की, वो बोले थे कि 10-20 करोड़ का कंप्यूटर है और पहुंचाने का खर्चा 1.5-2 करोड़ पहुंचाने, डिलीवरी का भी तो चार्ज लगेगा। बोला क्या कर सकते हैं? तो विजय भटकर ने कहा इतना परेशान काहे होते हैं, अपन बना लेते हैं। तो राजीव गांधी जी गुस्सा हो गए, बोले माचिस की तीली थोड़ी है कि बना लेते हैं, सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। विजय भटकर साहब ने कहा कि हमें मौका दो। तो राजीव गांधी जी ने कहा कि भैया तुम्हें 10-20 करोड़ दे दिया और तुमने पैसा डुबो दिया, फिर उस समय तो अपन कितने गरीब रहे होंगे। आज भी तो भारत से गरीबी मिटी नहीं, तो उस समय कितने गरीब देश रहे होंगे। और इतना पैसा डूब गया तो मीडिया तो पीछे पड़ जाएगा कि देखो पैसों की बर्बादी चल रही है, ये 10 करोड़ यहाँ चलेगा, इतना तो गरीबों का कितना अनाज वनाज बांट देते। रिस्क मीडिया का बहुत था। विजय भटकर साहब ने कहा ऐसा करो, जितने का आप कंप्यूटर खरीद रहे थे वो मत दो, जितने में डिलीवरी करा रहे थे बस उतने दे दो, हम उतने में बना लेंगे सुपर कंप्यूटर। तो विजय भटकर साहब ने टाइम मांगा और बोला कि मात्र जो डिलीवरी चार्ज है, सामान का चार्ज नहीं, डिलीवरी चार्ज, बस वो हमें दे दो, हम आपको सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। बात समझ में आ गई? अब विजय भटकर साहब ने मेहनत की और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बना दिया, परम 8000। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विजय भटकर साहब ने प्रॉमिस किया, वैसा बना दिया। इसका नाम क्या था? परम 8000। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000। किसने बनाया था? विजय भटकर साहब ने। समझ रहे हो? और इन्हें पेश कर दिया, लो मालिक बन गया। समझ रहे? अब ध्यान से समझना, उसी समय स्विट्जरलैंड में सर्न एक जगह है, वहां दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर का कंपटीशन चल रहा था। जब इन्हें बनाया, पूरी दुनिया में सुपर कंप्यूटर का कंपटीशन चल रहा था। तो विजय भटकर साहब ने कहा कि साहब अपना तो कंप्यूटर बन गया सुपर कंप्यूटर, तो अपन ऐसा करते हैं कि कंपटीशन में उतार देते हैं। तो राजीव गांधी का बेइज्जती करवाओगे? तुमने बनाया, आज तक हमने चेक नहीं किया, अभी चेक तो करने दो, तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। राजीव गांधी जी ने मना ही कर दिया कि कोई कंपटीशन नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही? जैसे कल के दिन कोई बड़ा पहलवान हो और अपन घर वालों से परमिशन मांगे कि वो पहलवान से लड़ने, घर वाले कहते तुम्हें तोड़ ताड़ के फेंक देगा। तो अमेरिका स्पेशलिस्ट था, समझ रहे? हम उस समय गरीब देश थे और हमें लग रहा था
तो विजय भटकर ने क्या किया, सारे पार्ट्स खुलवा दिए। राजीव गांधी नज़र रख रहे थे, परम कंप्यूटर बाहर नहीं जाना चाहिए, उन्हें पता था विजय भटकर पागल आदमी है, कंपटीशन में तो जाएगा। इनने कहा सीधे एयरपोर्ट्स बंदरगाह में कि कोई कंप्यूटर नहीं जाना चाहिए। विजय भटकर साहब ने सारे पार्ट खुलवा दिए, सारे एक एक पार्ट, और अपने सारे स्टूडेंट्स को दे दिया, स्विट्जरलैंड पहुंच जाओ, उस वहाँ जाके फिर से असेंबल कर दिया। तो एयरपोर्ट में पकड़ में ही नहीं आया, और स्विट्जरलैंड में 1991 के कंपटीशन में आई, और इसके बाद हमारी रैंक दुनिया में कौन सी आ गई, सेकंड रैंक थे हम, सेकंड। तो सोचो, पैसा नहीं था, लोगों ने मना कर दिया, हमने जुगाड़ तुगाड़ से बना दिया और कंपटीशन में उतार दिया, सेकंड रैंक आ गई। थोड़ी बहुत पॉइंट से रुक गए, नहीं तो फर्स्ट आ जाती। तो क्या ये स्टोरी मूवी बनाने लायक है कि नहीं है? अरे गजब मूवी है, इससे ज़्यादा प्रेरणा किस में मिलेगी? सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार कि ऐसा भी हुआ था अपने देश में, ऐसे भी वैज्ञानिक हैं। आज टॉप 100 में भी एक भी नहीं है भारत का, आज टॉप 100 में भी एक भी सुपर कंप्यूटर नहीं है, समझना ध्यान से। टॉप 10 टॉप 20 नहीं, टॉप 100 में भी नहीं है। आज इतनी बुरी हालत है, और जब गरीब थे तब सेकंड रैंक पे थे। मतलब हम इतना पीछे चल रहे हैं और दूसरे देश इतने आगे निकल गए। ऐसा नहीं कि हमने साइंस पे खर्चा नहीं किया, पर हमारी तुलना में दूसरे देशों ने। चलो देखते हैं इंडिया, तो मैं बिल्कुल इंडिया R&D पर GDP का कितना परसेंटेज खर्चा करता है। तो भैया हम रिसर्च में टोटल GDP का कितना खर्च करते हैं, 0.6। जितनी हमारी टोटल GDP है उसका हम 0.65, वो भी हमारी GDP छोटी है, उसका भी 0.6। चाइना का देखते हैं, चाइना की GDP बहुत बड़ी है, समझना। चाइना R&D GDP परसेंटेज, एक्सपेंस चलो, चाइना अपने टोटल GDP का कितना परसेंट, 2.5%। हम कितना करते हैं, 0.6, 0. और किसकी GDP बड़ी है, चाइना की बड़ी GDP का 2.5%, और हम छोटी सी का 4। चल अगर हम देखें कि सर GDP देखते हैं, इंडिया वर्सेस चाइना GDP साइज, चलो देखते हैं। चाइना की GDP कितने ट्रिलियन डॉलर की है, और भारत की 4। भारत इस 4 का 0.65 करता है, और चाइना 19 का 2.6 करता है। तो 19 का 2.6 हमारा कितना पैसा हो गया। हम छोटी सी GDP का थोड़ा सा करते हैं, वो बड़ी सी GDP का बहुत सारा करते हैं। तो रिसर्च पे पैसा कौन बहा रहा है, तो अच्छा रिजल्ट कहाँ मिलेगा, चाइना। समझ रहे हैं, इनपुट अच्छा नहीं दोगे तो आउटपुट मिलेगा कैसे। यही तो कंप्यूटर पढ़ा ना, इनपुट और आउटपुट की कहानी। बात समझ में आ रही है, इसीलिए हम आज पीछे हैं। इसलिए कोई साइंस नहीं लेना चाहता, क्योंकि पैसा ही नहीं देती सरकार, वैकेंसी साइंटिस्ट की नहीं निकालती। नहीं तो आदमी BSc करने के बाद PSc क्यों करे, BSc करने के बाद वैज्ञानिक बने ना, DRDO में जाए, इसरो में जाए, 1.5-2 लाख की सैलरी ले। पर BSc करने के बाद क्या बन रहा है, कांस्टेबल। BSc वाला कांस्टेबल का फॉर्म भर रहा है 18,000 रुपये की नौकरी के लिए, जबकि साइंस में तो सैलरी बहुत मिलनी चाहिए। साइंस पढ़ने का महीने का 10-15 हज़ार देना चाहिए सरकार को, कि तुम तो बेटा पढ़ो, रिसर्च करो, महीने का 15,000 लो खर्चे का, 20,000 लो, 11वीं 12वीं से देने लगो। 11वीं में देने लगोगे, जो साइंस लेगा 10,000 रुपये महीना मिलेगा। पूरे भारत का बच्चा क्या पढ़ेगा, साइंस। खर्चा करो, होगा, सब पैसे क्या है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ रहे 3 आधार पर। पहला कौन सा है, आकार। दूसरा कौन सा है, क्रियाविधि। और तीसरा क्या उद्देश्य या कार्य है। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने तरह के, 4। सबसे छोटा वाला कहाँ यूज होता है, व्यक्तिगत पर्सनल यूज होता है। उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर कहाँ यूज होता है, ऑफिस में। कितने कंप्यूटर जोड़ सकता है, कोई उदाहरण है, S 360, 370, 380, ये सीरीज पूरी मिनी। उससे भी बड़ी कंप्यूटर मेन फ्रेम, कितने कंप्यूटर जोड़ सकता है, हजारों। कहाँ यूज हो रहा है, बैंक और रेलवे में। इसकी कोई कमी है, जटिल गणनाएं नहीं कर सकता, केवल सरल गणनाएं कर सकते। तो उससे भी बड़ा कंप्यूटर कौन से लाए, सुपर कंप्यूटर, सबसे बड़ा कंप्यूटर।
जटिल गणना है, मौसम की भविष्यवाणी कर देता है, परम है ना अपना, परम 8000, ठीक है, जटिल गणना भी कर देता। सबसे बड़ा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर विजय भटकर। तो कल अपन कहानी पढ़ेंगे कैसे सुपर कंप्यूटर बना, कौन सी संस्था बनाती है, कैसे सुपर कंप्यूटर काम करता, फिर चलेंगे दूसरे वर्गीकरण। सारी चीज़ें पक्की होती जा रही हैं। देखो वही कह रहे, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे फिर मजबूत पढ़ेंगे। बता रहे भैया 3-4 साल हो गए और कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं बता पा रहे, तो अपन स्लो पढ़ रहे पर मजबूत तो पढ़ रहे। अपन से कोई हार्डवेयर पूछेगा, बकवास नहीं करने का, इनपुट है, आउटपुट है, सीपीयू है, मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइस, बता पाओगे? आकार के आधार पर चारों बता दोगे, सबके बारे में बता दोगे, कौन कहाँ यूज होता है, कितना क्या है। ठीक है, आज थोड़ा सा लेट हो गए, कल हिंदी का होमवर्क देंगे, है ना? तो कल हिंदी की वापस बुकलेट लाना, कल अपन काम करेंगे, हैं? नहीं कल लाना, आज नहीं, आज थोड़ा सा लेट हो गए। ठीक है, आज तुम जाओ, है ना? कल थोड़ा सा जल्दी करा देंगे। समझ में आ रही क्लासेस, है ना? अच्छा आंसर चेक कराओ, आप लोग सारे आंसर चेक कराओ मुझे, जितने लोग आंसर लिख के लाओ हो वो आंसर चेक कराओ। अब क्लास समझ में आ रही? बढ़िया, चलो। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो निर्धारित आंकड़ों को निर्धारित पसंद करता है उपयोगकर्ता को उपयोग से। बहुत शानदार यार, हार्डवेयर यार, हार्ड नहीं होता, हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर के उपकरण जिन्हें छुआ जा सके हार्डवेयर कहलाते हैं। और राइटिंग पे काम करो, ये जैसे हा है तो हा में पूरा होना चाहिए, है ना? अपना आधे पे गायब हो गया ना, अब इसको तुम इतना बस कर दो, बहुत सुंदर हो जाएगा। तभी क्या तुम लोग 1 साल का बैच है, तुम राइटिंग सुधार लो साथ में, है ना? उदाहरण इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि। बहुत बढ़िया यार। और दिखाओ कोई। कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो आंकड़ों निर्देशों को इनपुट को लेकर प्रोसेस कर, या तुम सीधे लिख दो इनपुट को प्रोसेसिंग करके ना आउटपुट प्राप्त करते हैं, कंप्यूटर कहलाते हैं। कंप्यूटर की जिन चीज़ों को, जिन भागों को लिख दो ना, जिन भागों को देख और छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। 4, अब 5 कर देना आज, क्योंकि पीएससी प्राथमिक और द्वितीय 2 कर देती है ना, तो मेमोरी और स्टोरेज। बहुत बढ़िया यार। और